हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड बहुत सारे लोगों ने देखा भी एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, सो थैंक यू। सो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो एंड विल स्टार्ट। ओके, फर्स्ट, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट डील्स विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज व्हाट, वो एक साइंस है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ते हैं, उनका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर, वो कैसे बनता है वो पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स को यूज होता है, मतलब बायोलॉजी डॉक्टर्स पढ़ते हैं, फिजिक्स इंजीनियर पढ़ते हैं, पर केमिस्ट्री का भी बहुत यूजेस रहता है, इंपॉर्टेंस बहुत है केमिस्ट्री का। लाइक फर्टिलाइजर्स बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स बनाने में, प्रिजर्वेटिव्स बनाने में, ड्रग्स, पॉलीमर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो हम लोग रेगुलरली ये सब चीज़ें यूज करते हैं, वो सब बनाने में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हाथ है। सो केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी में थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि थियोरी में आ सकता है। सो रट्टा। तो फर्स्ट इज सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन कैंसर थेरेपी के लिए यूज होता है। इसको डिस्कवर बार्नेट रोजनबर्ग इन्हें किया था। टेक्सोल और एक ड्रग है जो कैंसर थेरेपी के लिए यूज होता है। एजेटी जैसे एजिडोथाइमिडिन एड्स ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सो अच्छे से याद कर लो कि सिस्प्लैटिन एंड टेक्सोल कैंसर थेरेपी के लिए एंड एजेटी एड्स ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में एनवायरमेंटल डिग्रेड जो करते हैं वो सब्सटेंसेस के भी नाम दे के रखा ही है दो, तो ये दोनों भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइक सीएफसीज, जो कि हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है। सीएफसी ओजोन डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए सीएफसी एंड पॉलीथीन लीडेड पेट्रोल, पॉलीथीन जैसे ओशंस में वगैरह जमा हो रहा है, वो उसके वजह से एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। सो ये दो एग्जाम्पल्स याद रखना। एंड अभी हम लोग मेन टॉपिक पे चलते। लाइक मैटर। मैटर क्या है? जो जिसको एक स्पेस भी है, वॉल्यूम भी है एंड मास भी है, उसको मैटर बोलते हैं। अभी मैटर को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो है जो हम लोग को पता है, लाइक लिक्विड, सॉलिड, गैस में जिसको डिवाइड करते हैं उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इज प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन में और डिवीजन होता है, जैसे प्योर सब्सटेंस भी रहेगा जो एकदम प्योर है, जो नेचुरली मिलता है, एंड देर आर मिक्सचर्स ऑल्सो जो वेरिएबल कंपोजिशन से बनता है, ऑफ एलिमेंट्स ले लो या कुछ भी ले लो जिसके वेरिएबल कंपोजिशन से कुछ बने, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस फिर और डिवाइड होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स जब साथ में दूसरे, अभी कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स है, जब एक साथ ये कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग बनाएंगे रेशो में, फिक्स रेशो में मिक्स करेंगे, तभी वो बन जाएगा कंपाउंड। तो एलिमेंट से कंपाउंड बनते दोनों प्योर सब्सटेंस ही है। एंड देयर आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसका यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होगा। लाइक अभी ये ले लो, एयर ले लो, एयर में सब गैसेस है, पर आपको दिखता है कि इधर ये गैस है, इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, नहीं, क्योंकि वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्सड है, इसके वजह से हम लोग को दिखता नहीं है कि कौन सा गैस किधर है। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे ऑयल, वाटर हम लोग एक फ्लास्क में लिया तो ऑयल एंड वाटर वो अलग अलग दिखता है, दोनों मिक्स नहीं हो जाता है एक साथ। जैसे हम लोग ने शुगर और वाटर लिया तो हम लोग को वाटर में शुगर के क्रिस्टल्स नहीं दिखते बिकॉज वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, बट जब वाटर में ऑयल को डाला तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, उसके वजह से वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का और एक एग्जाम्पल है भेल। भेल हम लोग जो खाते हैं उसमें हम लोग को सब पार्टिकल्स अलग अलग दिखता है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में और या जो हम लोग ने 10th तक पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। जैसे सॉलिड का मास इज डिफाइनाइट, ये सबको पता है।
लिक्विड भी डिफाइनाइट मास का होता है एंड गैस की, इन सब का मास होता है, ये हम लोग को पता है, हम लोग मोलार मास वगैरह निकालते हैं, उसका मास है। शेप, सॉलिड का तो एक प्रॉपर शेप रहता है, अभी रिमोट ले लो तो रिमोट का प्रॉपर शेप है। लिक्विड जो भी शेप के कंटेनर में डाल दिया उसका शेप ले लेगा, लाइक अभी ग्लास में डाला तो ये ग्लास का शेप ले लेगा लिक्विड। गैस भी जो शेप के कंटेनर में डाला उसका शेप ले लेता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं उसमें हम लोग गैस डाल देते हैं तो वो सिलेंडर के शेप में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एंड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डिफाइनाइट, ये सबको पता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है बट गैस का वॉल्यूम इनडिफाइनाइट होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस करना इज नॉट रियली इजी, लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, गैस को तो बहुत इजीली हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर कितना सारा एप्लीकेशंस भी है। अभी फ्लूइडिटी का मतलब प्रॉपर्टी टू फ्लो, सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लो कर सकता है। रिजिडिटी क्या होता है? जो फ्लो नहीं कर पाता, जो मतलब एक ही जगह पे खड़ा है, लाइक वो हार्ड सब्सटेंस कुछ है, तो सॉलिड रिजिड है, प्रॉपरली हाईली रिजिड, बट लिक्विड कम रिजिड रहता है क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी है, तो वो एक जगह पे फर्मली खड़ा रह सके उतना स्ट्रांग नहीं होता फ्लूइड। एंड गैस इज नॉट एट ऑल रिजिड, गैस से फ्लो करता है, ये सबको पता है। डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन का मतलब क्या? जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक कुछ पास हुआ उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अभी सॉलिड को डिफ्यूज करना इज रियली टफ, तो सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, बट लिक्विड इजीली गेट डिफ्यूज क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी है, सॉलिड में नहीं है। एंड गैस तो और इजीली डिफ्यूज हो जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, बिकॉज उनका फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी इतना हाई है कि वो इजीली मूव हो सकता है। एंड अभी हम लोग बात करते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड्स का पार्टिकल्स के बीच में एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। अगर एक ये क्यूब है तो इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, बट वैसे ही हम लोग लिक्विड ले लेंगे ना कुछ भी, तो उसमें जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा दूर है एक दूसरे से। एंड गैस लेंगे तो इट इज बहुत दूर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। इस पे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, हम लोग वो देखते हैं, जैसे इंटर पार्टिकल फोर्स डिफाइन, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स, जैसे अभी दो पार्टिकल है, जैसे इधर ही हम लोग देखेंगे, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत नजदीक है, तो उनके बीच में फोर्स भी बहुत ज्यादा रहेगा। वैसे ही लिक्विड में थोड़ा कम रहेगा एंड गैस में तो नेग्लिजिबल रहेगा, बिकॉज पार्टिकल्स ही इतना दूर दूर है, सो देर इज नो चांस कि फोर्स हो कुछ पार्टिकल्स के बीच में। अभी हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। जो पार्टिकल, अभी ये क्यूब ले लिया, इसमें जो पार्टिकल्स हैं इनके मूवमेंट पे जो एनर्जी बनता है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो आप ही बताओ कि किसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगा, मूवमेंट किसमें ज्यादा रहेगा? ऑफकोर्स गैस में, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो बिटवीन पार्टिकल्स तो मूवमेंट ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा, तो थर्मल एनर्जी गैस का सबसे ज्यादा रहता है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो अभी हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। मोशन यानी पार्टिकल्स कैसे मूव हो सकता है इन सब्सटेंस। जैसे अभी क्यूब में ये पार्टिकल्स बहुत नजदीक है, तो इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल नॉर्मल मोशन ही हो सकता है, बट लिक्विड वाइब्रेशनल भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी मोशन हो सकता है। एंड गैस में तो बहुत स्पेस रहता है, तो सब टाइप का मोशन इज पॉसिबल इन गैस। ओके, अभी हम लोग डेंसिटी का बात करते हैं। डेंसिटी इज नॉर्मली मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड का तो मास भी ज्यादा होता है, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, उसके वजह से डेंसिटी तो हाईएस्ट ही रहेगा। लिक्विड, इंटरमीडिएट एंड गैस, इसका डेंसिटी इज द लोएस्ट। ये सब स्कूल तक हम लोग ने पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज, सो दैट कोई 11th वाला है तो इट कैन बी इजी तो कनेक्ट करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये कन्वर्जन, जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, के नाम क्या होते हैं उनको कन्वर्ट करने में। जैसे अभी हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, ऑफकोर्स उसको हीट देके मेल्ट करते हैं तो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड को गैस बनाने के लिए हम लोग और हीट देते हैं और उसको इवापोरेशन करवाते हैं तो गैस बन जाता है। अभी यही प्रोसेस उल्टा करते हैं। अभी गैस से लिक्विड बनाना है तो हम लोग पानी को फ्रीजर में रख देते तो कंडेंस हो जाता है, तो कंडेंसेशन। अभी लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो हम लोग पानी फ्रीज में रहता है, वो
कड़क कड़क होते होते आइस बन जाता है तो फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस बनाना रहेगा ना तो इसको सब्लिमेशन ये नाम है, जो कि पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा तो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस बन जाता है विदाउट गोइंग इनटू फेज ऑफ लिक्विड, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, ये दो प्रोसेस का नाम याद रखना, ये तो पता ही है। सॉलिड से गैस डायरेक्टली जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड गैस से सॉलिड आएगा, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। लाइक अभी एग्जांपल से डायरेक्ट समझते, O2, इसमें कितने एटम्स है? 2 एटम्स है ऑक्सीजन का, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये S8 लेते हैं, इसमें कितने सल्फर है? 8 एटम्स है सल्फर का, तभी ये सल्फर मॉलिक्यूल बना। तो एटॉमिसिटी का भी मतलब वही है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अभी इसमें भी 2 टाइप है, जैसे हम लोग ने मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी कैसे ढूंढते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी कैसे ढूंढते हैं, वो पढ़ते हैं। अभी होमो एटॉमिक एलिमेंट्स मतलब जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ रहेगा वो मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जाम्पल N2, तो ये कितने इसमें कितने एटम्स है? 2 एटम्स है N का, राइट। अभी लेते हैं P4, इसमें कितना एटम्स है फास्फोरस का? 4 एटम्स है फास्फोरस का। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्यों अभी देखो, इसमें एक ही टाइप का एलिमेंट है, लाइक नाइट्रोजन, तो जितना नाइट्रोजन रहेगा, जितना एटॉमिसिटी नाइट्रोजन का है, एलिमेंट का है, उतना ही एटॉमिसिटी उस मॉलिक्यूल का भी है। ये और क्लियर होगा इधर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या था कि 2-3 डिफरेंट टाइप के एटम से एक मॉलिक्यूल बना, उसको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते थे। तो अभी इसका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कैसे देखते हैं? लाइक अभी CO2, ओके, तो CO2 में कितने एटम्स है? 3 एटम्स है। 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो एटॉमिसिटी क्या हो गया? 3 एटम्स। बट जो एटॉमिसिटी एलिमेंट का है, या ऑक्सीजन का ले लो या कार्बन का ले लो, वो इक्वल नहीं है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के। समझा? मतलब एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इधर अभी कार्बन का लिया तो 1 ही है, जो कि इक्वल नहीं है 3 के। या एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन लिया जो 2 है, जो वो भी इक्वल नहीं है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के। इसके वजह से ये लाइन बोलते हैं कि एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इनटू सम टोटल ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग ने भी यही किया, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, इतना 3 एटम्स, तो एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हमें मिल गया। अभी और एक लेते हैं, लाइक CH4, ओके। तो इसका हम लोग एटॉमिसिटी ढूंढते, इसमें कितना कार्बन है? 1, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4, तो आ गया 5 एटम्स। तो एटॉमिसिटी ऑफ CH4 क्या बन गया? 5 एटम्स। वैसे ही हम लोग और एक एग्जांपल लेते, लाइक H2SO4, ओके। इसमें एटॉमिसिटी ढूंढो, लाइक नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो H का 2 एटम्स है, प्लस S का 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो टोटल कितना हो गया? 7 एटम्स। 7 एटम्स प्रेजेंट है H2SO4 में, तो एटॉमिसिटी क्या हो गया H2SO4 का? 7। तो ये बहुत इजी है, डायरेक्टली कितना एटम से एक मॉलिक्यूल बना है उतना ही ढूंढना है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आगे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में भी आपको मॉलिक्यूल एटम में क्वेश्चन दिया रहेगा क्या ढूंढना है, तो इजी हो जाएगा। अभी इधर आपको H2O दिए के रखा है और आपको बोला है कि इसमें कितने H है ये बताओ, ओके। तो वेट, वरना ये एग्जांपल ले सकते, N2, इसमें आपको बोला है कितने N है ये बताओ। तो हम लोग, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है N2, राइट। तो अभी हम लोग को इसका एटम्स ढूंढना है, राइट। ये मॉलिक्यूल है N2, अभी इसका एटम्स ढूंढना है, तो इसको डिवाइड करने का इसके एटॉमिसिटी से। तो इसका एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 प्रेजेंट है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो इधर क्या आ जाएगा? N आ जाएगा सिर्फ, तो वो एटम हो गया। अभी यही N को हम लोग इंटू 2 कर देंगे, इधर इंटू 2 कर दिया तो N2 बन जाएगा।
इसको इधर डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एटम बन जाएगा। तो ये एक सर्कल है जो समझना है कि एटम्स को मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से, कितना एटोमिसिटी से, तो हम लोग को मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया उसके नंबर ऑफ एटम्स या एटोमिसिटी प्रेजेंट है उससे, तो हम लोग को उसका एटम्स मिल जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं P4 का। तो इसमें P4 मॉलिक्यूल है, अभी हम लोग को एटम में चाहिए तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे उसके एटोमिसिटी से। तो डिवाइड बाय 4 किया P4 को तो आ जाएगा P, एंड P को इंटू 4 कर दिया तो हम लोग को मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये अभी हम लोग ने पढ़ा, एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। उसमें भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहेगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहेगा। वैसे ही एटम्स को भी बनाने के लिए और 3 टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो एटम्स और डिवाइड हो जाता है। लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, अभी इनका मास क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका मास देखते हैं। तो प्रोटॉन का मास इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सेम रहता है मास प्रोटॉन के। सो इधर लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा रहता है। सो उसका मास इज लाइक नेग्लिजिबल, बट उसका प्रॉपर मास आता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सो ये याद रखना। सो ये बहुत छोटा है, -31 में, मतलब कितना छोटा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। अभी हम लोग इसका रिलेटिव मास देखते हैं। रिलेटिव मास जिसको हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं, लाइक 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन है। रिलेटिव मास इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन लिया है, इसके वजह से प्रोटॉन का AMU 1 आ जाता है, न्यूट्रॉन का AMU भी 1 आता है क्योंकि मास इज ऑलमोस्ट सेम, बट इलेक्ट्रॉन का 0.00055 आता है। इसका कुछ 1/859 कुछ नंबर है, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट नंबर क्या है, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट 1 AMU का मतलब क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसका ही मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है, एंड 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स में ऐसे लिखते हैं। ओके, अभी चार्ज कितना है? प्रोटॉन पर चार्ज इज प्लस पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये तो सबको पता है। एंड इसका रिलेटिव चार्ज क्या रहता है? +1 लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का -1। ओके, ये क्लियर है। 1 AMU के बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे जब एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए इतना जान लो कि 1 AMU इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ओके, अभी एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट तो एटम होता कैसे वो जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना, वो हमेशा एटम के सेंटर में ही रहेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको ऑर्बिट में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा आपको सेंटर में ही मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी आपको सेंटर में नहीं मिलेंगे, एंड इट विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तभी एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर वो है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, एंड मास नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दो, इस पूरे को बोलते हैं मास नंबर, एंड सिर्फ प्रोटॉन्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अभी ये याद कैसे रखने का, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन आधे जन को पता ही नहीं होता है, एंड बेसिक क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है इसके वजह से। अभी ये ए है मास नंबर, ए हमेशा ऊपर लिखना है, ये याद रखना है, एंड जेड हमेशा नीचे लिखना है, ये याद रखना। एंड अभी सब लोग किसमें कंफ्यूज होते हैं? एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसका है? एटॉमिक नंबर ए का है, या याद रखना ए का है, वो एटॉमिक नंबर नहीं है, ए साथ में नहीं आ रहा, इतना याद रखना तो आपको याद रह जाएगा। मैंने भी ऐसे ही याद रखा था। सो ये ए इज मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते, ए को ऊपर लिखते, ए में ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन्स, एंड जेड इज इक्वल टू ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये याद रखना।
इस पे क्वेश्चंस रहेगा आपको। मोल कंसेप्ट में पूछेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने मोल में कितना, तो आपको प्रोटॉन्स निकालने को फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए उस एलिमेंट का, तो ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होगा। सो ये बेसिक है, आप पहले ये क्लियर करते चलना तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली होगा आगे। तो अभी इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, अभी पढ़ा, एटॉमिक नंबर जितना होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, p+n, जो कि मास नंबर है a। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या, अभी हम लोग को प्रोटॉन्स पता है, न्यूक्लियॉन्स पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढ सकते हैं इजीली। a-z किया तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। जैसे a का मतलब p+n माइनस z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इससे हम लोग को p कट डायरेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा इजीली। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो आपको ये याद रखना है। जब इलेक्ट्रॉन में चेंजेस होगा ना तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, बट जब प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन में चेंजेस होगा ना उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन में जो चेंज होगा उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में जो चेंज आएगा उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। अभी हम लोग ने जाना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम में या एलिमेंट में, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अभी। तो अगर इलेक्ट्रॉन अभी चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि अनचार्ज, न्यूट्रल या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, एटम रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो वो बहुत सिंपल है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक अभी एग्जांपल लेते हैं C12 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू z का मतलब 6, एंड न्यूट्रॉन्स कितना है a-z, तो 12 - 6 इज इक्वल टू 6। बट हम लोग को अभी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजी है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो इधर प्रोटॉन का नंबर है 6, तो इधर भी 6 आएगा सिर्फ, बट ये किसके लिए चलेगा, सिर्फ न्यूट्रल, अनचार्ज एंड आइसोलेटेड एटम रहेगा उसके लिए डायरेक्ट ये लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट अगर चार्ज एटम या एनायन रहेगा तो कैसे करने का वो देखते हैं। अभी कैटायन का मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, अभी समझो, इधर C12 और 6 है, ओके, ये एक न्यूट्रल एटम है, राइट। अभी इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स से, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा C12 6 2+। वैसे ही अगर मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया, तो C12 6, अभी ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स किया तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया प्रोटॉन्स के नंबर से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इसके वजह से एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, -2 आ जाएगा। ये समझा ना कि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, एंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, जब गेन हुआ उसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड अभी हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है। अभी ये समझा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था, मतलब है 6, z इज इक्वल टू 6। अभी पहले जब अनचार्ज था तभी इलेक्ट्रॉन 6 ही था, बट जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर +2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसका ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जितना प्रोटॉन्स है -2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो समझा है ना कि लूज होने के वजह से इधर +2 आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हम लोग को प्रोटॉन्स में से वो माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं। वैसे ही एनायंस के लिए देखते हैं। अभी ये अनचार्ज एटम था C12 6 वाला, इधर लिखा है वो, एंड अभी हम लोग ने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन से। अभी इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है, तो इधर हम लोग का गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया है एलिमेंट पे। बट अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे, गेन हुआ तो प्रोटॉन्स कितना था 6 प्लस गेन कितने का हुआ है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 8।
तो ये चीज क्लियर रखना, साइन आएगा नेगेटिव बट फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे तो प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। डायरेक्टली आप ये कंसेप्ट से ही समझ सकते हो, इसमें फॉर्मूला को याद रखने का कुछ जरूरत नहीं है। सो अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार रिवाइंड करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट। फॉर्मूला याद रख के आप सब क्वेश्चन इजीली नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये अनचार्ज्ड एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना होता है Z के इक्वल, Z कितना है 6। न्यूट्रॉन्स कितना होता है A माइनस Z, तो A इज 10 माइनस Z 6, तो 4 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी ये अनचार्ज्ड है, राइट, अनचार्ज्ड, न्यूट्रल उसका ही मतलब, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सो ये याद रखना। एंड अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं, तो इसका ही मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए प्रोटॉन -2 करना पड़ेगा, राइट। पहले हम लोग प्रोटॉन्स ढूंढते हैं, प्रोटॉन्स कितना है Z के इक्वली, तो 6, तो अभी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 माइनस 2 आ गया 4। ओके, वैसे ही हम लोग इधर देखते हैं, इधर है नेगेटिव चार्ज, इसका ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। नेगेटिव चार्ज किसके वजह से आया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इसके वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, तो इधर गेन हुआ है, तो जितना प्रोटॉन है उसके +2 किया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ उसको ऐड करेंगे ऑफ कोर्स, तो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो अभी प्रोटॉन्स कितना है इधर 6 इज इक्वल टू Z, तो 6 + 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया इसमें। तो ये चीज क्लियर रखो कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो माइनस कर देना है प्रोटॉन से, एंड गेन होगा इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना है, ये पता है। ओके, सो अभी हम लोग और क्वेश्चन से वो देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन HW के लिए, ये दोनों अभी हम करेंगे इधर। तो अभी इसमें देखो 16 दिया हुआ है मास नंबर एंड 8 इज एटॉमिक नंबर। तो इधर पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इजी है, हम लोग हमेशा एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 16 माइनस 8, तो 8 आ गया। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो अनचार्ज्ड एटम है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही रहेगा जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 80। तो अभी हम लोग इसका देखते हैं, इसमें देखेंगे तो +2 है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, मतलब ये प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसके वजह से पॉजिटिव साइन आ गया, इसका ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो पहले हम लोग ढूंढते प्रोटॉन कितना है। प्रोटॉन कितना है इसमें 8, Z के इक्वली। न्यूट्रॉन कितना है A माइनस Z। अभी इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, मतलब प्रोटॉन में से माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोटॉन -2, तो प्रोटॉन्स कितना है 8, -2 इज इक्वल टू 6 आ गया। चार्ज्ड आयन रहेगा, कैटायन एनायन रहेगा, तो उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सेम ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही वेरी करता है। ये याद रखना, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कभी लूज या गेन नहीं हो सकता, बिकॉज वो एटम के एकदम सेंटर में होता है, वहां से लूज या गेन करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स ही गेन या लूज हो सकते। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें N3- दे के रखा है। 3- इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, गेन माइनस लिखा है तो गेन कैसे, पर इधर हम लोग ने समझा कि माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से, इसके वजह से उधर नेगेटिव साइन आता है। सो अभी हम लोग इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना रहेगा, Z है उतना ही, तो 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा 14 माइनस 7। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना इज इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर गेन हुआ है, तो कितना गेन हुआ है, प्रोटॉन जितना नेगेटिव साइन 3- है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, तो प्रोटॉन कितना था 7 + 3, तो आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम लोग इधर नेक्स्ट उसमें देखते हैं, इसमें इधर दिया हुआ है प्लस दिया है, मतलब लूज हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसके वजह से पॉजिटिव साइन आया। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसका मतलब ये समझा हम लोग ने। तो अभी हम लोग ढूंढते इसका प्रोटॉन्स उतना ही 7, न्यूट्रॉन्स भी 7 ही रहेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स में क्या, प्रोटॉन्स -1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था 7, -1 किया। -1 क्यों किया, क्योंकि लूज हो गया इलेक्ट्रॉन, वो हम लोग को प्लस साइन से इंडिकेट कर रहा है। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स से। इसका मतलब यही कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो लूज कितना हुआ है, 1, तो 7 - 1 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 6। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। मैं PDF शेयर कर दूंगी आज ही, सो आप अच्छे से ट्राई करना। एंड नहीं समझा तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयंस इन द नंबर ऑफ, मैंने अभी जस्ट बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकता है क्या, वो गेन या लूज हो सकता है क्या। जैसे एनायन और नॉर्मल न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहते, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो डिफर होगा ही नहीं। एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफर नहीं होगा, इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स भी डिफर नहीं होगा। तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमेशा याद रखना, आगे भी आपको बहुत यूज होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन या लूज कर सकते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का कुछ गेन या लूज कुछ नहीं हो सकता। सो क्लोरीन में और क्लोराइड आयन में क्या फर्क है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है। इधर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, वही फर्क है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिया क्या हुआ, लुटेनियम 175 इसका मास नंबर एंड 71 इसका एटॉमिक नंबर, और पूछा क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स ढूंढना इज रियली इजी, इज इक्वल टू जेड क्या है 71। अभी ये अनचार्ज्ड एटम है, क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन्स के इक्वल, तो 71। तभी हम लोग न्यूट्रॉन्स कैसे ढूंढते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो आ जाएगा 175 माइनस 71, तो आ गया 401। तो अभी ये ऑप्शन में ढूंढो 71, 104 एंड 71, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए, इतना बेसिक क्वेश्चन आया है और ये बहुत बेसिक है, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना। सो ये आपको पता ही होना चाहिए, आपको बड़े क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने को। जैसे मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वगैरह, मोल्स ढूंढने को वगैरह पूछा है, हम लोग वैसे क्वेश्चंस करेंगे। बट पहले आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, तब भी हम लोग वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं आगे, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, या उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब है ना होल नंबर ही होगा। ये कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब यही कि ये हमेशा होल नंबर ही रहेगा, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बट वहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास जो 35.5 का आपको एग्जाम्पल पता रहेगा, अब जो ड्रॉपर से उनने पढ़ा रहेगा, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास तो 35.5 आता है क्लोरीन का, बट वो एटॉमिक मास है, उसको आप एटॉमिक नंबर के साथ कंफ्यूज मत करना। एटॉमिक मास इज अ रियली डिफरेंट थिंग एंड एटॉमिक नंबर अलग चीज है। तो ये हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ने वाले, बट अभी के लिए जान लो कि एटॉमिक मास, मोलार मास, इक्विवेलेंट मास, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। बट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमेशा होल नंबर ही रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इतने 3.5 इलेक्ट्रॉन्स है। 3.5 कैसे इलेक्ट्रॉन्स होगा, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा ही होगा। तो 3.5 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल ओनली। तो ये ऑलवेज क्वांटाइज्ड है, ऑलवेज अ होल नंबर, एंड ये कैन बी फ्रैक्शन एंड कैन बी अ होल नंबर। आपको ये थियोरी क्वेश्चन में दे सकते, लाइक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कंफ्यूजन आपके ब्रेन में क्रिएट करके ये क्वेश्चन डाल सकते कि एटॉमिक नंबर कैन बी, जैसे असर्शन में डालेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5, एंड आपको डालेंगे कि एटॉमिक नंबर कैन बी फ्रैक्शन। बट वहां पे देखना एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड मास दोनों बहुत अलग चीजें हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, बट ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि Z,
जो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढने के लिए यूज करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या होता है, ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट लाया है, तो हम लोग डायरेक्टली रीड करते हैं एंड देन उससे समझेंगे। ओके, एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल एंड कॉल्ड एज अ एटॉमियो, मीनिंग इनडिविजिबल। एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, बल्कि अभी हम लोग को पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब है, वो तोड़ के ही पता चला है। बट पहले जब ये थियोरी आया था तभी डाल्टन साहब जो है उन्होंने बोला था कि वो एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। बाय हम लोग आगे पढ़ते, ये थोड़े जो जॉन डाल्टन ने या न्यू सिस्टम ऑफ चैनल फिलोसॉफी, ये एक थियोरी पढ़ के एटम के बारे में थोड़े मेन पॉइंट्स हम लोग को बताए, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी बोलते हैं। जो इसके थियोरी में क्या पॉइंट्स है हम लोग वो पढ़ते। जैसे वो बोलता है कि मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ये पता है सबको कि मैटर सबसे छोटा पार्टिकल एटम से बना है, बल्कि अभी बहुत अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, बट तब के लिए एटम वॉज द मोस्ट स्मॉलेस्ट। फिर सेकेंड आता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज दे पोजेस सेम साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। मतलब एक एलिमेंट के अंदर सब एटम्स एक ही टाइप का होगा। मतलब अभी ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है तो उसमें सब एटम्स जो है ना वो ऑक्सीजन के सेम शेप, सेम मास, सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लाइक एक गोल्ड का बार है, उसमें आप देखोगे ऐसा सब पार्ट्स कट करना तो सब में सेम प्रॉपर्टीज, सेम शेप, सब वो सेम ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज वो एक ही पार्टिकल का डिफरेंट पार्ट्स है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मतलब अभी एक गोल्ड का बार लिया, एक सिल्वर का लिया, ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब दोनों के प्रॉपर्टी, शेप, साइज सब डिफरेंट ही रहेगा, जो कि बहुत पता है, ये चीज पता है कि कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है कि जो सेम एलिमेंट है उसके सब प्रॉपर्टीज, मास, साइज सब सेम रहेगा, बट जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स किया तो उसका ये सब चेंज हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंटिन्यू विथ ईच अदर इन अ फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे H2O, CO2, ये सेम एटम्स दो एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं फिक्स रेशियो में, एक होल नंबर रेशियो में। ये हम लोग को पता है, जैसे NH3, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक दो एग्जांपल्स नहीं है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ आके एक रेशियो में कंपाउंड बनाते, वो बताया है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन्स थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन सर ने जो बोला कि एटम्स हम लोग बना नहीं सकते या हम लोग तोड़ भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इससे हम लोग को केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है वो समझता है। तो अभी हम लोग वो करते, एक बार कंक्लूड करते कि क्या क्या थियोरी में पॉइंट्स बताया कि मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से बना है जो कि एटम है, जो इनडिविजिबल है। एटम्स एक ही एलिमेंट के सब एटम सेम साइज, सेम प्रॉपर्टीज का रहेगा, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के दोनों एटम्स लेंगे तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, शेप, साइज का रहेगा। बट दो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को हम लोग फिक्स रेशो में, एक होल नंबर रेशो में ज्वाइन कर सकते, एंड एटम को हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम लोग उसमें ऐसा चेंजेस ला सकते जो हम लोग लॉज में आगे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मास कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन, तो वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आगे पढ़ेंगे। तो ये 5 पॉइंट हम लोग को डाल्टन सर ने बोला है। इस पे थियोरी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डाल्टन का पोस्टुलेट है या नहीं, बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसमें आपको बहुत क्लोज ऑप्शन ही रहेगा, तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोग अभी तक हम लोग ने एटम्स का मतलब एटॉमिसिटी देखा, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैसे निकालने का हम लोग ने एटम्स का देखा। तो अभी हम लोग है ना मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ताकि हम लोग को मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में पूछा हुआ रहेगा तो इजीली हो जाएगा, एंड नॉर्मली पूछते ही है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग पहले H2SO4 एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, राइट। इसमें पहले क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कैसे ढूंढते थे, तो जितने भी हेटेरोएटॉमिक एलिमेंट्स रहेंगे उसके सब सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसमें 2H है प्लस 1 सल्फर है प्लस 4 ऑक्सीजन है,
तो आ जाएगा 7 एटम्स प्रेजेंट है। अभी पूछा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे हम लोग? पहले ना पर्टिकुलरली एक एक एलिमेंट का सब इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे एंड देन वील ऐड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी H में नॉर्मल फॉर्म कैसे रहता है 1 1, इसमें प्रोटॉन्स कितना है 1 एंड एक न्यूट्रल फॉर्म है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1। सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं 32/16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 एंड ऑक्सीजन को 8/16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। ये आपको बाय टाइम आता जाएगा कि कैसे लिखना है ये फॉर्म, ये आपको पता ही रहेगा, 10th तक पढ़ा रहेगा। अगर नहीं पता तो आपको विथ क्वेश्चंस विथ हमारा क्लासेस ये समझता जाएगा कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। सो डोंट वरी, हो जाएगा वो। तो अभी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो H कितना है 2, तो 2 × 1 प्लस सल्फर एक ही है तो 16 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 × 8, तो आ जाएगा 2 + 16 + 32। तो आंसर क्या आ जाएगा 34 + 16, 34 + 16 कितना होता है 50 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जितना इलेक्ट्रॉन्स है ना उतना ही प्रोटॉन्स रहेगा, बिकॉज इधर कोई चार्ज नहीं है इसके वजह से। अभी न्यूट्रॉन कितना होगा वो देखते हैं। न्यूट्रॉन कैसे ढूंढते हैं, न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन फर्स्ट इसमें 0 है, प्लस सल्फर में 16 है, प्लस ऑक्सीजन में 8 है, 8 4 × 8 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 16 + 32, तो आंसर आ जाएगा 48 न्यूट्रॉन्स। तो अभी हमें मास ढूंढना है, तो मास कैसे ढूंढते हैं? सो सिंपल, P + N कर दिया तो एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक मास या अभी के लिए मास नंबर आ जाएगा, P + N कर दिया तो P क्या है 50, आई एम सो सॉरी, 50 + 48 = 98। तो मास नंबर क्या है H2SO4 का 98। सो सिंपल राइट। वैसे ही अभी हम लोग CH4 का करते हैं। CH4 में कितने एटम्स हैं 5। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं। C कैसे लिखते हैं 12/6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6 + 4 × 1, तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर प्रोटॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स भी 10 रहेगा। अभी हम लोग न्यूट्रॉन्स कितना होगा 6 हो जाएगा, 12 - 6। H का तो न्यूट्रॉन 0 रहता है तो कार्बन का 6 है। मास कैसे ढूंढते हैं डायरेक्टली, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 10 + 6। मास इधर हम लोग को क्या पूछा A, तो आ जाएगा 16। तो 16 इज द मास ऑफ दिस CH4। ये बहुत इजी है, मतलब आपने जो एक एक एलिमेंट के लिए किया है वही मॉलिक्यूल के लिए करना है तो आपको इजीली हो जाएगा। अभी हम लोग ये करते हैं, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इसमें 1C है प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 4 एटम्स है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं। तो पहले C कैसे लिखते 6 12, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 6। O में तो O का इलेक्ट्रॉन्स आ गया 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 6 + 3 × 8 प्लस इधर नेगेटिव -2 है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल जितना होगा उसमें ऐड करना है तो +2 कर देंगे। तो 6 + 24 + 2, तो आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स। अभी प्रोटॉन्स ढूंढते, तो पहले प्रोटॉन्स इसमें कितना है C में 6, प्रोटॉन कितना है ऑक्सीजन में 8, तो टोटल प्रोटॉन कैसे ढूंढेंगे 6 + 3 × 8, तो क्या आ जाएगा 24 + 6 = 30, तो इधर आ जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन 30। अभी न्यूट्रॉन ढूंढते हैं, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, इसमें कार्बन में 6, इसमें इस 8, तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन कितना है टोटल में 6 + 24 ही होगा फिर से,
तो 30 आ जाएगा, तो 30। तभी हम लोग मास चेक करते हैं, तो मास कैसे चेक करेंगे, P + N, तो आ जाएगा 60। तो आपको ये समझाना कि कैसे करना है, ये बहुत इजी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में इधर -2 है, +2 दिया रहेगा, +3 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, डायरेक्टली टोटल इलेक्ट्रॉन्स लोगे, उसमें प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो उतने इलेक्ट्रॉन्स को, एंड नेगेटिव -2 -4 ऐसा कुछ रहेगा तो वो ऐड कर दो। इतना ही इजी है। वो हम लोग ने गेन एंड लूज वाला जो कंसेप्ट लगाया था पूरा वही है इधर, दूसरा कुछ अलग नहीं है। सो वैसा ही है। एंड ये होमवर्क को करना H2O बहुत ईजी है। एंड C6H2O6 ये भी होमवर्क को, एंड इधर बहुत सारे क्वेश्चंस दे के रखा है जो कि ट्राई करना, बिकॉज मैं कराऊंगी उससे कुछ नहीं, आप खुद करोगे उससे मतलब होगा। सो ये देखने का सिर्फ मीनिंग नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा सब, ताकि आपको सब आए अच्छे से। लोग ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तो हम लोग ने बहुत किए क्वेश्चंस। X3- इसका ढूंढना है, तो ये प्लीज़ आप ढूंढना है, चेक करना कि आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो एंड हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसका इंग्लिश फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स देन इट कंटेन्स। अभी इधर फर्स्ट में क्या दिया, एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास नंबर दिया है जो x जो है उसका 23 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो लाइटेस्ट एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में इज हाइड्रोजन ओनली। तो इसका एटॉमिक वेट क्या है, × 1। तो x का एटॉमिक वेट क्या आ गया, 23। एटॉमिक मास नंबर वही एटॉमिक वेट होता है। सो हम लोग इससे ढूंढ सकते हैं। और 11 प्रोटॉन्स मतलब इसका एटॉमिक वेट, मास नंबर भी है, एंड हम लोग के पास एटॉमिक नंबर भी है 11। तो अभी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें 11 प्रोटॉन्स है, राइट, 23 न्यूट्रॉन्स है, वो भी करेक्ट, एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया 11 न्यूट्रॉन्स। ओ सॉरी, इसमें न्यूट्रॉन्स दिया है, सो इसमें प्रोटॉन्स कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन क्योंकि अनचार्ज है तो 11 ही रहेगा। एंड न्यूट्रॉन्स कैसे ढूंढते हैं, 23 - 11। तो 23 - 11 कैसे आएगा, 12। तो 12 न्यूट्रॉन्स कौन से आंसर में, थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अभी इसमें आपको इंग्लिश समझना चाहिए कि 23 टाइम्स ज़्यादा है लाइटेस्ट एलिमेंट का। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक मास नंबर इज 1। तो 23 ही मास नंबर रहेगा जो न्यू एलिमेंट है उसका। एंड देन उस बेसिस पे आपको ऑप्शंस देख के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो ढूंढना है। सो अभी हम लोग थोड़ा जो फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो हम लोग ने पार्ट 1 में जो सीखा है वो मैं इधर पूरा 10 मिनट्स में पूरा गो थ्रू कर दूंगी, एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज उधर अच्छे से पूरा बेसिक से सिखाया है। सो अगर बेसिक से सीखना है तो फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों डाला है, वो देख लेना, सो दैट ये आपको और क्लियर हो। बट इधर मैं एक बार पूरा गो थ्रू करवा दूंगी। तो हमारे यूनिट सिस्टम रहता है एक SI यूनिट सिस्टम, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ऐसा 3 क्वांटिटीज में डिवाइड किया हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी आता है, और उसका यूनिट्स लिखा हुआ है इधर। तो और डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जिनका जो डिपेंड होते हैं यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स पे जो डिपेंड होगा उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इधर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, पर फिजिक्स में ये पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है। सो अभी हम लोग ये नोट था कि यूनिट कैन नॉट बी प्लूरल, पता है, केजीज, मीटर्स ऐसा नहीं बोलते, केजी, ग्राम ऐसा रहता है, ऐसा लिख नहीं सकते कि KGS नहीं लिख सकते, तो केजीज ऐसा नहीं बोलते। एंड अगर हम लोग साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं ना, तो अगर फुल नेम लिखा तो स्टार्टिंग का जो रहेगा लेटर वो स्मॉल में लिखना है, बट अगर सिर्फ इनिशियल लिखा तो उसका कैपिटल में लिखना है। जैसे इधर 5 एम्पियर, पूरा एम्पियर लिखा है तो A स्मॉल में, एंड 5A लिखा है तो A इज इन कैपिटल लेटर्स। एंड दूसरे अदर यूनिट सिस्टम्स रहते हैं जैसे CGS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम एंड FPS यूनिट सिस्टम्स। उसमें मास, लेंथ एंड टाइम अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन करते हैं, इसलिए उनके डिफरेंट सिस्टम्स में उनको रखा है। एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे ये साइंटिफिक फॉर्म सबको पता है, A × 10⁻⁵, राइट। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में A
जो है वो 5 से छोटा है, देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो b ही रहेगा। बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 से, मतलब जो a है वो 5 से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड +1 हो जाएगा। इसका हम लोग ने क्वेश्चन भी किया था फिजिक्स के पार्ट में, सो प्लीज़ एक बार चाहिए तो देख लेना। ओके, अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी क्या है कि जो रियल वैल्यू है उसके कितना क्लोज है हमारा वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं, दैट्स इट। एंड एक्यूरेसी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे एरर्स कम होगा उतना एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। एंड प्रिसीजन इज लाइक इट टेल्स अ रिजोल्यूशन और अ लिमिट। मेनली वो डिपेंड होता है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, जितने ज़्यादा डेसिमल तक एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाएगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ज़्यादा प्रिसाइज हो वही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, या ज़्यादा एक्यूरेट है वही ज़्यादा प्रिसाइज है। इट डज नॉट डिपेंड लाइक दैट। जैसे इधर हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है कि ट्रू वैल्यू चीज़ का एक ऑब्जेक्ट है उसका 4 ग्राम है। जब हम लोग ने एक्स इंस्ट्रूमेंट पे मेजर किया, 4 रीडिंग्स लिया, उसका एवरेज इतना आया, तो इस एवरेज से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है, क्योंकि 3 डेसिमल तक आंसर आ रहा है एंड आंसर के बहुत क्लोज है, 0.1 का ही डिफरेंस है, इसलिए एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। एंड वैसे ही अगर हम लोग सेकेंड इसमें देखें तो ये एवरेज इसका प्रिसाइज है बट एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये बहुत दूर है रियल आंसर से। अभी हम लोग थर्ड इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे तो 3.9 इज रियली एक्यूरेट, वो बहुत नज़दीक है रियल आंसर के, बट ये प्रिसाइज बिल्कुल नहीं है। एंड फोर्थ देखेंगे तो ये एक्यूरेट है ऑफकोर्स रियल आंसर से, बट प्रिसाइज उतना नहीं है। सो प्रिसीजन कम है, मतलब कम है, लो है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, लो है थोड़ा सा। सो इधर मैंने लिख दिया ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, एंड ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज थोड़ा कम है। सो देख लेना, ये हम लोग बो एंड एरो के एग्जाम्पल से हम लोग ने उसमें भी सिखाया था। सो अगर ये हम लोग एग्जाम्पल से फोटो से ही समझ रहे तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं है, समझा के रखा है पहले। सो एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। गलत, ये एक्यूरेसी का डेफिनेशन है। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ये सही है, इसमें क्या बोला है कि जो रियल वैल्यू, जो रिजल्ट है उसके थोड़ा नज़दीक रहेगा, उसको हम लोग, जो आंसर रहेगा वो थोड़ा नज़दीक रहेगा, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। करेक्ट। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस टू वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। सही, ये उसका डेफिनेशन ही हम लोग ने पढ़ा। तो क्या हो गया, बी एंड सी आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स डायरेक्टली इधर, जो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो के बीच में जितना जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट। एंड अगर ट्रेलिंग जीरोज है विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट, विदाउट डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट, लाइक 15.0। तो इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट इधर 150 लिखा है, तो इधर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो डेसिमल के बाद जीरो रहेगा तो ही सिग्निफिकेंट है, वरना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, लाइक 0.0049 ऐसा है। तो सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है। जो स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है ना, डेसिमल भी है बट जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। एंड कुछ एग्जैक्ट नंबर दिया रहेगा, जैसे 20 बुक्स, 30 नोटबुक्स, 20 पेन्स, तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाता है उसका। अभी राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करते हैं। राउंडिंग ऑफ इज रियली सिंपल। जैसे अगर 5 से छोटा नंबर रहेगा ना, अगर जो लास्ट डिजिट है उसका 5 से छोटा रहेगा, देन जो आगे वाला डिजिट है ना वो वही रहेगा। बट अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है ना, देन जो उसके पहले का जो डिजिट है वो +1 हो जाएगा। जैसे इधर देखना, इधर 2 है तो जब वो हटाया तो 3 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। बट इधर 6 है एंड ये जब हटाया तो ये +1 हो जाएगा, बिकॉज 6 इज 5 से बड़ा। एंड अगर 5 है एंडिंग में एंड 5 के पहले इज ऑड नंबर, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो +1 हो जाएगा वो नंबर। एंड अगर वो इवन नंबर है तो वही रहेगा। जैसे इधर देखना 2.35, 5 हटाया तो 2.4 हो जाएगा, बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर। बट इधर 2.25 लिया, 5 हटाया बट 2 इज एन इवन नंबर ना, तो उसकी वजह से 2.2 ही रहेगा, 2.3 नहीं होगा। इवन रहेगा तो वही रहेगा, एंड ऑड हुआ तो +1 होगा, जो 5 से पहले वाला डिजिट है वो। अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो लोएस्ट रहेगा ना, लाइक फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट, अभी जो
दो टर्म्स है, उसमें एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4 है, जो आंसर आएगा ना वो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही रहेगा, मतलब 3 का ही रहेगा। एंड डिवीजन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन में फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस, जिसका इधर 4 डेसिमल प्लेस है, इधर 2 है, तो हम लोग जो प्रॉपर जो लास्ट आंसर लाएंगे ऑप्शंस में जो आंसर टिक करना है उसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस ही चाहिए, हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करके आंसर लाना है। ओके, सो अभी हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन, ये हम लोग ने नहीं किया था फिजिक्स वाले उसमें। सो अभी देखते हैं, ये 2 फॉर्मूला है। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 किया तो हमें फ़ारेनहाइट मिलता है। एंड अगर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किया तो हमें केल्विन मिल जाएगा। ये 2 फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए ताकि आपको कन्वर्जन टेम्परेचर का ईजी हो। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते इधर 100 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो ये 20 180 प्लस 32 इज इक्वल टू F, तो F आ जाएगा 212 212 फ़ारेनहाइट इज द कन्वर्जन, 212 फ़ारेनहाइट। ओके, अभी हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते हैं, तो 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किया तो हम लोग को केल्विन में आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 573 केल्विन, 573 केल्विन। वैसे ही अगर हम लोग ये आप ट्राई करना, ये करते -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इस बार ढूंढना है तो ऐसे ही लिख देना, प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में दिया है -40। सो पहले हम लोग 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40, ये इधर जाएगा तो -32 आ जाएगा -72, तो हम लोग लिखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -72, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -72 इंटू ये ऊपर जाएगा 72 इंटू 5/9, तो 8, तो डिग्री सेल्सियस में आ गया -40, तो इधर भी आया -40 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा नंबर है जिसपे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दोनों सेम ही रहेगा, सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया था। सो -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस सेम ही रहता है, सो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, सो ये आप याद रख लो। एंड ये प्रीफिक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आएंगे ही। सो आपको ये मैंने फिजिक्स में भी कन्वर्जन्स तो पूरा क्लियर उसमें सिखाया है, इधर हम लोग एक बार प्रीफिक्सेस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 डेसी इज 10⁻⁻1, 1 सेंटी इज 10⁻², 1 मिली इज 10⁻3, 1 माइक्रो इज 10⁻6, 1 नैनो इज 10⁻9, 1 pico is 10⁻12, 1 femto is 10⁻15, 1 atto is 10⁻18, 1 deca is 10⁻1, 1 hecto is 10⁻2, 1 kilo is 10⁻3, 1 mega is 10⁻6, 1 giga is 10⁻9, 1 tera is 10⁻12, 1 peta is 10⁻15। ओके, इधर थोड़े टेम्परेचर कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया है, सो आप प्लीज़ एक बार अटेम्प्ट करना घर पे। एंड ये क्वेश्चन हम लोग करते, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन अ डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग y एक्सिस एंड अ डिग्री फ़ारेनहाइट एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी। फर्स्ट तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का, सो दैट और क्लियर हो। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू F, और इसमें क्या बोला है, डिग्री सेल्सियस y के अलॉन्ग है, तो y एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज अलॉन्ग x एक्सिस। सो हम लोग ये कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसे लिखते थे, पता है ये स्लोप का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन स्लोप का फॉर्मूला ये है। तो अभी हम लोग इसमें भी ये लिखते हैं, ये -c, ऑफ कोर्स ये इधर आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको पहले रिफॉर्म करते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस इक्वल टू mx माइनस प्लस c, इधर प्लस है ना तो इधर जाएगा तो -c। सो अभी ये y है,
ऐसे लिख सकते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। अभी पूछा क्या है, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी। तो अभी हम लोग को देखेंगे तो ऑप्शन में इधर 1 नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में ही वाई एक्सिस है। 9/5 डिग्री सेल्सियस के टर्म में वाई एक्सिस नहीं है, तो ये वाला टर्म पूरा इधर जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा 5/9 फ़ारेनहाइट -5/9 इंटू 32। इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। सो एंड स्लोप क्या आ गया, mx क्या आ गया, m 5/9। तो 5/9 फर्स्ट ऑप्शन। सो समझा, ये डायरेक्ट ये स्लोप फॉर्मूला से हो जाएगा। एंड ये इधर देखना डिग्री सेल्सियस में वाई एक्सिस है, 9/5 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, इसलिए 9/5 हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट हम लोग को आंसर आ जाए। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैं बता रही थी ना मैच द फॉलोइंग, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते। तो 1 माइक्रो मतलब कितना होता है, मतलब ये मैं नाम दे देती हूँ इधर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट का क्या आएगा, 1 माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, तो सी। सेकेंड 1 डेका कितना होता है 10, ई। थर्ड का 1 मेगा कितना होता है 10⁻6, सॉरी 1, ए। 1 गीगा कितना होता है 10⁻9, तो बी। एंड फिफ्थ का फेमेटो कितना होता है 10⁻⁻50, चेक कर लो चाहिए तो। 1 मेगा, 1 गीगा, 1 फेमेटो, 1 डेका, 1 माइक्रो। सो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोग राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन करते हैं टू 1 डेसिमल। ये दो HW, ये दो हम लोग इधर करेंगे 13.345, तो इसको राउंड ऑफ, अभी इधर 5 है तो इसके पहले इवन है तो 13.34 ही रहेगा। अभी 1 डेसिमल तक करना है, ये 5 से छोटा है 4, तो नेक्स्ट राउंड अप में भी इतना ही रहेगा, तो 13.3 आ गया। अभी सेकेंड इसमें 9 है, तो 9 इस 5 से बड़ा, तो ये 25.79 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड अप में 9 फिर से बड़ा है 5 से, तो ये वाला +1 हो जाएगा, 25.8 हो जाएगा। एंड ये दो आप घर पे ट्राई करना, बहुत ईजी है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। इसमें जो जीरो के पहले जीरो रहेगा डेसिमल्स में, तो वो काउंट ही नहीं होते, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, सिर्फ 2। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये डेसिमल के बाद जीरोज आ रहा है तो ये सब सिग्निफिकेंट है, एंड डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोज रहेगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अभी ये क्वेश्चन, इसमें भी डेसिमल के बाद आ रहे ट्रेलिंग जीरोज, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल कितना आ गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी इधर दे के रखा है 8 बुक्स। 8 बुक्स मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ एग्जैक्ट नंबर दे के रखा रहेगा तो इनफाइनाइट। अभी ये बहुत ईजी है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज रहेंगे वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। सो कितना हुआ 5 एंड 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बहुत ईजी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है ना 5 पॉइंट में एकदम शॉर्ट में लिख के दिए, वो याद रखो एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डन इजीली। अभी ये क्वेश्चन एडिशन का है। अभी आप देखना ये और ये ऐड करो एंड आंसर कुछ आएगा आपका 2457.56। पर आपको आंसर में क्या लाना है, आपको आंसर 1 डेसिमल तक ही लाना है। सो आप क्या कर दोगे, इसको राउंड अप कर दोगे तो 6 इज बिगर देन 5, तो ये 2457.6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है, हाँ थर्ड ऑप्शन है, हो गया। अभी ये मल्टीप्लाई भी रूल के साथ करना है, तो इसका आंसर आता है 53935। सो अभी आप ये डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ऑप्शंस में देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन का। तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, खत्म, ज्यादा कैलकुलेट वगैरह करना नहीं है। इसमें भी आप देखना कि 1 डेसिमल तक का ही लास्ट ऑप्शन 1 डेसिमल ही होना चाहिए जो आंसर आ रहा है। तो इसमें ही एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 डेसिमल तक का आंसर है, तो वही ऑप्शन रहेगा पक्का। एंड ये एक क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है
9.99 माइनस इतना, तो ये करते नहीं बैठना है, ये रॉन्ग ही आएगा आंसर आप करते बैठोगे मोस्टली। तो आप डायरेक्टली क्या देखोगे, सबट्रैक्शन है तो डेसिमल पॉइंट्स देखना है। तो इसमें 4 डेसिमल तक है, इसमें 2 तक है, तो ऑप्शन में ढूंढो तो 2 तक कौन सा है। तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ऑप्शन 2। इसमें 2 डेसिमल तक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन याद रखने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा कन्वर्ट करते बैठ नहीं सकते आप हर टाइम। ये नीट एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद ही रखना है, क्योंकि आप 3 घंटे में वहाँ पे कन्वर्ट करते नहीं बैठ सकते कि 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते बैठूँ। उतना करने को गए तो आपके 6-7 क्वेश्चन और चले जाएंगे, छूट जाएंगे। इसके वजह से आपको थोड़ी ये कन्वर्जन्स है, बहुत सारी चीज़ें ना वो याद रखना ही पड़ेगा। उसके लिए आप ऑप्शन मत ढूंढते बैठना कि इसको कैसे समझूं, कैसे कंसेप्ट लगाऊं, नहीं, आपको हर जगह कंसेप्ट नहीं लगेगा। आपको थोड़ा याद रखोगे तो फटाफट फास्ट एकदम क्वेश्चंस होगा एंड आपका ही फायदा है उसमें। एंड ये विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस याद हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम होता था, बट विथ प्रैक्टिस इट वॉज लाइक अ केक वॉक फॉर मी। सो 1 लीटर को क्या 1 डेसीमीटर बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml को ही सेंटीमीटर क्यूब रहता है, उसको ही क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। 1 लीटर को 1/1000 मीटर क्यूब बोलते हैं, इसको ही हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। सो समझा, ये 2-3 बार लिखो, याद रह जाएगा अच्छे से। अब ये क्वेश्चन करते, कन्वर्ट 5.2 लीटर ब्लड इन मीटर क्यूब। सो 5.2 लीटर मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 5.2 लीटर कितना होगा, तो x इधर से लीटर लीटर कट, x इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 5.2 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। इतना इजी, आपको ये कन्वर्जन याद है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आए तो। एंड ऐसा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। सो प्लीज ये कन्वर्जन याद रखो। अभी ये एनसीईआरटी के थोड़े फिलअप से वो आप अभी एक करते हैं, दूसरा 2 आप होमवर्क में करना, बिकॉज ये हम लोग ने यूनिट कन्वर्जन, यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में सब कर लिया यूनिट कन्वर्जन्स का। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट। ये कन्वर्जन है। तो अभी आप 1 किलोमीटर के जगह पे 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर लगाए, इंटू 10 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁶ आ जाएगा। तो 10⁻⁶ mm। अभी इसको ही पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पिकोमीटर 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिको इज 10⁻⁻12। 1 पिको इज 10⁻⁻12। तो अभी आपको पूछा क्या है, 10⁻⁶ मिलीमीटर को डैश पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो अगर हम लोग ने 10⁻⁶ mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना पिकोमीटर आएगा। सो सिंपल, सो ये आप इजीली कर सकोगे। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से किया है ये सब क्वेश्चंस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। सो आप एक बार वो देख लो एंड देन फिर ये करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। डायरेक्टली आपको पिकोमीटर में कितना, 1 पिकोमीटर में कितना आता है वो सब पता होना चाहिए। सो इजीली आंसर आ जाएगा। सो अभी हम मोल कंसेप्ट पे आते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट लाइक अभी 1 मोल में 6 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स है, मतलब इतना है। मतलब अभी 1 मोल एटम ले लो, तो 1 मोल एटम में 6.0223
एटम्स है। ओके, अभी 3 मोल मॉलिक्यूल्स ले लो तो उसमें 3 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। लाइक मोल भी एक क्या है, 1 kg में 1000 ग्राम्स है। वैसा ही 1 मोल में इतना एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं जिसको 6 इंटू 10⁻23 उतना है, बस वो एक वैल्यू है। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, वैसे ही 1 मोल में 6 इंटू 10⁻23 नंबर्स है। मतलब 1 मोल एटम लिया तो उसमें 6 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेगा। अगर अभी 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिया तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी समझो 5 मोल रुपीज लिया तो 5 मोल रुपीज में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 0 इंटू 10⁻23 रुपीज हो जाएगा। कितना सारा रुपीज हो जाएगा। 1 मोल का वैल्यू बहुत बड़ा है। इससे हम लोग को ये 23 है ना, इससे हम लोग को समझना चाहिए कि 1 मोल का वैल्यू इज बहुत बड़ा। ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत लेंदी अमाउंट है। सो अभी इधर देखो 3 मोल एटम ऑफ सी, तो 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखेंगे तो 4 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पूछा है। तो कितना मॉलिक्यूल्स, तो 4 इंटू 6 इंटू 23, बट डैश एटम्स ऑफ O2 पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने O2 के एटम्स है, 2 है, तो 2 इंटू कितना मोल्स है, 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ O2। इधर मॉलिक्यूल पूछा इसलिए डायरेक्टली ये, एंड एटम्स पूछा इसलिए ये। तो 1 मोल का एक फिक्स्ड वैल्यू है कि 1 मोल में इतने मोल्स, इतने नंबर्स, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये वैसे ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। जैसे 1 kg इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, वैसे ये 1 मोल इज 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लो, नंबर्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो है बस। ओके, एंड हम लोग इधर समझे कि 1 मोल एटम रहेगा तो इतना एवोगाड्रो नंबर एटम्स, ऐसा। फिर इधर 4 मोल मॉलिक्यूल है तो 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर एटम हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा, क्योंकि इधर 2 एटम्स है ऑक्सीजन का। वैसे ही हम लोग आगे देखते हैं कि 6 मोल ऑफ CH4 दिया हुआ है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है CH4 के, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल में कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 एंड 6 मोल दिया तो इसलिए 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी पूछा है डैश एटम ऑफ H, कितने डैश एटम ऑफ H है इतने मोल ऑफ CH4 में। तो हाइड्रोजन के 4 एटम है, राइट, तो 4 इंटू कितना मोल्स है, 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो इतना एटम्स है हाइड्रोजन का 6 मोल ऑफ CH4 में। वैसे ही डैश एटम ऑफ C दिया है, तो C तो कार्बन तो एक ही है, तो 1 इंटू 6 इंटू 10⁻23 समझा। ये बहुत ईजी है। अभी ऐसे ही और एक है 8 मोल ऑफ C6H12O6 दिया है, तो ये इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 8 इंटू 6 इंटू 3 मॉलिक्यूल्स। द 1 मोल का वैल्यू लिखा है हम लोग ने, 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना बन गया। अभी पूछा एटम्स ऑफ C पूछा है, तो एटम्स ऑफ कार्बन कितना है, 6, तो 6 इंटू कितना मोल्स है, 8, एंड कितने मोल को हम लोग एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6 इंटू 10⁻23, तो इतना एटम्स है कार्बन का। अभी वैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 12 है, तो 12 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 10⁻23। वैसे ही एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये जो वैल्यू है ना, ये 1 मोल का है, एंड 8 हम लोग को इंटू करना है, 8 मोल्स दिया इसलिए 8 इंटू 6 इंटू 23 किया। इधर भी 1 मोल का वैल्यू इज इतना, 1 मोल इतना मॉलिक्यूल्स डिफाइन करता है। सो एंड वैसे ही एटम्स पूछा तो कितना एटम्स उस मॉलिक्यूल में है, उसका 4 इंटू जितना है वो फिर से वही हो जाएगा। वैसे अभी इधर देखना 4 मोल ऑफ H2SO4 बोला हुआ है इधर, तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स लिखते, कैसे लिखते कि 4 इंटू 1 मोल का कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23, इधर 4 इंटू कर दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। वैसे इसमें डायरेक्टली बोला है कि डैश
एटम्स ऑफ H2SO4 बोला है। इसमें जैसे ऊपर के से एक एक स्पेसिफिक एलिमेंट का एटम्स पूछा है, इसमें डायरेक्टली पूछा है, तो कैसे करेंगे? हाँ, इसमें कितने एटम्स होते हैं? एटोमिसिटी से हम लोग ये निकाल सकते हैं, 7 है, 7 एटम्स है, तो डायरेक्टली 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल्स पूछा तो डायरेक्टली जितना मोल है इंटू जितना एवेगा 1 मोल का वैल्यू है उतना, पर एटम्स में पूछा तो कितना एटम्स उस मॉलिक्यूल में है वो भी मल्टीप्लाई होगा। वैसे इधर हम लोग देखेंगे कि 3 मोल ऑफ H2O दिया है, तो 3 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है? 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। अभी एटम ऑफ H कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो एटम ऑफ O कितना है? O एक ही है, सो 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अभी इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 मोल ऑफ H2O में, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले H2O का निकालेंगे तो कितना आता है? 2 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आता है, राइट? तो 10 इंटू कितना 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है H2O में। 3 मोल ऑफ H2O में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स कितना है? इसमें भी प्रोटॉन्स भी उतना ही रहेगा, 10 इंटू 3 इंटू 6 इंटू। जब न्यूट्रल एटम रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम रहेंगे, बट न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा? अभी H का न्यूट्रॉन 0 होता है, प्लस ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन 8 होता है, तो 8 ही होगा, तो 8 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक मोल में अगर इधर 1 मोल रहता ना तो 10 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता, तो इधर 3 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू कितना मोल्स का वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अगर वैसे इधर देखना, इधर क्या है? 4 मोल ऑफ CO2 देके रखा है एंड पूछा है कि डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होता है 4 मोल ऑफ CO2 में। इसमें पूछा है 4 मोल ऑफ CO2 में कितने एटम्स ऑफ C है, तो C का तो एक ही एटम है, इंटू मोल को हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट? एंड अभी पूछा है ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4 मोल ऑफ CO2 में, तो 2 एटम है, इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैसे ही 4 इंटू 6 इंटू 23। प्रोटॉन्स भी 22 है, एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 प्लस 8 उतने ही है, वही आएगा। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे निकाला है। हम लोग ने पहले तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते। फिर 1 मोल का वैल्यू इतना है तो 4 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, 4 मॉलिक्यूल्स में इतना ये है तो एटम्स में कितना रहेगा, एंड एटम्स में इतना है तो इलेक्ट्रॉन्स में कितना है। तो वैसे ये प्रोसेस है कि अगर 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है H2O लेते तो 1 मोल H2O में कितना एटम्स है, तो 3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अभी इधर पूछा कि 1 मोल H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ओके? ये प्रोसेस है, ये समझना पड़ेगा, तब भी आपको ये इजीली हो जाएगा क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते, आगे हम लोग पार्ट 2 में बढ़ेंगे, बिकॉज एक पार्ट के लिए बहुत हो गया, वरना ये वाला मोल कंसेप्ट हम लोग फिर से पार्ट 2 में फिर से स्टार्टिंग में हम लोग पूरा मोल कंसेप्ट फिर से समझेंगे। सिर्फ आज बेसिक मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो आगे वाले सेशन में और इजीली। एंड देन मोल कंसेप्ट होने के बाद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब छोटी छोटी टर्म्स है, मोल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। फिर देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो बहुत क्वेश्चंस है मोल कंसेप्ट पे, वो करेंगे। एंड देन हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्टाइकोमेट्री आएगा। एंड विथ पार्ट 2 पार्ट 3 तक अगर पार्ट 2 में कवर हो गया एवरीथिंग तो पार्ट 3 नहीं करेंगे।
एंड क्वेश्चंस अगर कम सॉल्व हुआ तो पार्ट 3 भी रखेंगे एंड विल कंप्लीट एवरीथिंग इन पार्ट 3. सो थैंक यू. ये अच्छे से देखना. एंड इसमें सब बेसिक्स है, 11th का बेसिक्स, 10th का बेसिक्स है एंड मोल कंसेप्ट का स्टार्टिंग है एंड थोड़ा जो भी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, वो सब चीज़ें हैं. ना कि प्रॉपर चैप्टर में हम लोग अभी तक घुसे नहीं हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं आएगा तो आपको चैप्टर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं होगा. सो ये अच्छे से देखना एंड इसमें जो होमवर्क दिया है वो अच्छे से सॉल्व करना है. थैंक यू. हम लोग पार्ट 2 कल ही आएगा. सो विल मीट देयर. बाय.